नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये एक खास शो जहां पर आसान भाषा में आपको निवेश की तमाम रणनीतियां बताते हैं, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही मार्गदर्शन भी दिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और इस शो की खास बात यह है कि हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो या किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आपको समझनी है, आपको चाहिए, या अपने मौजूदा पोर्टफोलियो पे आपको सलाह चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा हम आपको वो सलाह दिलवाते हैं। सवाल आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी आप हमें अगर देखते आए हैं लाइव तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस शो में। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विश्वजीत पराशर हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। शुरुआत करते हैं। अमर का सवाल मैं लूंगी और 25 साल की इनकी उम्र है और मुजफ्फरपुर बिहार से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। टारगेट है 12 साल में 1 करोड़ रुपए, मंथली एसआईपी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 5,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 5,000, और इन्हीं को लेकर आपसे सलाह चाहते हैं कि कोई भी चेंजेस करने हैं या नहीं। और 25 साल के हैं लेकिन लक्ष्य काफ़ी बढ़ा रखा है, 12 साल में ही 1 CR का। तो अब बताइएगा, फंड तो अच्छे ही इन्होंने अपने लिए चुने हुए हैं, लेकिन रणनीति में आगे और कैसे बढ़ा जाए। बिल्कुल कविता जी, देखिए एज इनकी तरफ है, 25 वर्ष की उम्र है, तो जल्दी सही समय पे इन्होंने अपनी निवेश की शुरुआत कर दी है। अगर फंड्स भी देखता हूँ तो बहुत ही अच्छे फंड हैं, उम्दा फंड्स हैं, दोनों ही फंड्स, चाहे वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है जिसका हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, या निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है जो आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से काफी अच्छा है। तो अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो को देखें तो ये दोनों ही फंड्स पर्याप्त हैं, आप इसमें निवेशित रहें, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आगे चलकर अगर आप चाहें कि कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाना है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की। तो वहां पर आप 2 फंड्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप एक मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। अगर ज्यादा फंड्स ऐड नहीं करना चाहते तो वो भी एक बहुत अच्छी रणनीति है। तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं आगे चल के जब आप अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे। अगर लक्ष्य देखें, जैसे कविता जी आपने बिल्कुल ठीक बताया, 1 करोड़ का लक्ष्य है और 12 वर्ष का समय है, टाइम होराइजन है, और अभी केवल 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो 10,000 की एसआईपी अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले तो करीब करीब 30 लाख 31 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है 70 लाख का। तो अमर जी, या तो आपको टाइम होराइजन इंक्रीज करना पड़ेगा 12 से 15 या 20 वर्ष, या फिर आपको काफी हद तक अपनी एसआईपी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10,000 की जगह या तो फिर आप 33,000 की एसआईपी करें, और अगर ऐसा इकट्ठा नहीं कर सकते तो कोशिश करें हर वर्ष अपनी एसआईपी में स्टेप अप करें, करीब करीब 20% का स्टेप अप करें हर वर्ष, तब जाके आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे। तो फंड की चुनाव अच्छा है, बिल्कुल निवेशित रहे, एसआईपी में स्टेप अप करें और जो भी लमसम मिलता है वो ऐड करें, तभी आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे। और आगे चलकर एक अच्छा मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें, ताकि आप लोग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सके। बहुत ऑलराइट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़रूरी है। एक तो अच्छी बात यह है कि आप इतनी कम उम्र में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन विश्वजीत जी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र इनको तय करना है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉशियस भी रहें, नॉइस से बचें खास तौर से, और हर किसी की सलाह ना मान लें क्योंकि अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। सही फंडामेंटल्स और मजबूत इनके पास अगर फंडामेंटल हो और उसी के बिना पर आगे बढ़े तो बहुत ज़रूरी होगा। जी, बिल्कुल कविता जी, देखिए दोनों ही फंड्स इन्होंने काफी अच्छे चुने हैं, तो मुझे लगता है काफी होमवर्क करके फंड्स ले रहे हैं। आगे चल के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए, जैसा मैंने कहा, मिड कैप एक स्मॉल कैप फंड ऐड करें, या फिर अभी तुरंत अगर इकट्ठा नहीं कर सकते तो एक मल्टी कैप फंड भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको कल सलाह भी दी कि जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, ताकि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिले और एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए आपके पोर्टफोलियो में। तो ज्यादा फंड्स की आवश्यकता नहीं है, थोड़े थोड़े फंड्स लें, सिलेक्ट करके करें, रिसर्च करके करें। मेरे ख्याल में अच्छी शुरुआत है, आगे चल के भी अच्छा पोर्टफोलियो या कॉर्पस बनना चाहिए। ऑलराइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल सुनील पटेल साहब का हम लेंगे और इन्होंने गाजियापुर यूपी से अपना सवाल भेजा है और इन्हें शुरू करनी है अपनी एसआईपी। 12 साल में लगभग इन्हें 3.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत रहने वाली है और इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, स्टेप अप भी करेंगे अपनी एसआईपी को 20% से। 24,000 रुपये हर महीना ये निवेश कर रहे हैं। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है 8,000 रुपये, एचडीएफसी का मिड कैप है 8,000 रुपये, बंधन का स्मॉल कैप है 8,000 रुपये। और इसके बाद अपनी एसआईपी को जब ये स्टेप अप करें तो क्या नया फंड ये जोड़ें, एक मल्टी कैप है, एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है, थोड़ा सा और स्टेबिलिटी देने की जरूरत है इनके पोर्टफोलियो को, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कविता जी, देखिए जो फंड्स इन्होंने चुनाव किए हैं वो तीनों ही बहुत अच्छे फंड्स हैं। निपॉन का मल्टी कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप है और बंधन का स्मॉल कैप है। बट कहीं ना कहीं अगर पोर्टफोलियो में देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर है और लार्ज कैप थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से निपॉन का ही लार्ज कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप से, क्योंकि मल्टी कैप में भी 25% मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप होता ही है। लेकिन अगर निपॉन का लार्ज कैप फंड लेते हैं तो पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। बहुत अच्छा एक लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, तीनों ही फंड काफी अच्छे डिफरेंट मार्केट कैप्स के हो जाएंगे। आगे चलकर बिल्कुल जैसा कविता जी ने कहा, एक वैल्यू स्टाइल फंड को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड ले सकते हैं, ताकि एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। और चाहे तो एक फ्लेक्सी कैप फंड भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो 5-6 फंड से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है और इन्हीं फंड्स में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। जहां तक कि गोल का सवाल है, 24,000 रुपए में आप चाहते हैं कि 3.5 करोड़ रुपए, तो वो एक थोड़ा सा एम्बिशियस गोल है कविता जी। देखें तो 24,000 अगर 12% का सीएजीआर लेके चले तो 12 वर्ष में केवल 74 लाख रुपए बनते हैं। तो 3.5 करोड़ के लिए तो बहुत लंबा, या तो काफी हद तक अपनी एसआईपी को इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर समय समय पे जो भी लमसम इनको निवेश मिलता है उसको निवेश करें। तो मेरे ख्याल से अगर 20% का भी स्टेप अप करते हैं तो भी कहीं जाकर 2 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आपको चाहिए हर वर्ष करीब करीब 30% का स्टेप अप करें अपनी एसआईपी में। तो जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फंड्स काफी अच्छे हैं। केवल एक छोटा सा बदलाव, निपॉन मल्टी कैप से निपॉन इंडिया लार्ज कैप। ऑलराइट, चलिए ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और संदीप का सवाल लेते हैं। चलिए तो ये संदीप का ये आगे अब हम अमित कुमार का सवाल लेते हैं दरअसल। और ये भिवानी हरियाणा से अपना सवाल भेज रहे हैं। इनकी उम्र 35 साल की है और सरकारी नौकरी में ये हैं। बचत इनकी हो रही है 20,000 रुपये और इनकी एसआईपी चल रही है कुछ फंड्स में। एचडीएफसी का मिड कैप है, पिछले 2 साल से इसमें एसआईपी चल रही है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है। मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है इनके पास, 500 रुपये डाल रहे हैं पिछले 1 साल से। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है 1,000 रुपये पिछले 3 महीने से। 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं इस पोर्टफोलियो से। तो कविता जी, आज सारे जितने भी निवेशक आ रहे हैं वो ज्यादा एक बड़ी राशि जमा करना चाहते हैं, बट एसआईपी की अमाउंट थोड़ी सी छोटी है। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि जितना बड़ा लक्ष्य है आपको कोशिश करनी है, उतनी बड़ी एसआईपी भी करें और स्टेप अप करते रहें, तभी जाके आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। तो जो फंड्स अमित कुमार पाठक जी के पास है, वो फंड्स तो अच्छे हैं। एचडीएफसी का मिड कैप फंड बहुत अच्छा है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा है। इन्होंने एक मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी डिफेंस फंड ले रखा है। तो ये एक सेक्टोरल फंड है, थीमेटिक फंड है। तो कोशिश करें इस पे नजर रखें, या फिर एक लंबा नजरिया रखें, क्योंकि डिफेंस फंड्स में और ऐसे सेक्टोरल फंड्स में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो कोशिश करें इस पे नजर रखें, और अगर अच्छा टाइम लगे तो एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रिस्की फंड है। इसके अलावा इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, जिसमें केवल 1,000 रुपए है। तो सुनील कुमार जी, अमित कुमार जी, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एक्सपोजर थोड़ा और इंक्रीज करें, और आगे चलकर एक प्योर लार्ज कैप फंड भी ले सकते हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे करके थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। बाकी जो गोल है आपका 4,500 की एसआईपी 15 वर्ष का पीरियड लेके चले तो केवल 21-22 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं, और आपका गोल काफी एम्बिशियस है। तो उसके लिए तो करीब करीब 43,000 रुपए की एसआईपी आपको चाहिए होगी, या फिर आप कोशिश करें थोड़ी एसआईपी बढ़ाएं, 4.5 से 15-20 हजार रुपए तक जाए, और 15-20% का स्टेप अप आप हर वर्ष करें, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी इजी हो और आप अपने गोल के भी करीब पहुंच पाए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फंड्स में ज्यादा सुझाव नहीं है, केवल एक फंड का सुझाव है। कोशिश करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में और अपनी एसआईपी को इंक्रीज करें।
ऑलराइट, चलिए झटपट अगला सवाल लेते हैं। रवि का सवाल लेते हैं रायपुर से। और यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में HSBC का मिड कैप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप है, SBI का फोकस्ड फंड है और HDFC का स्मॉल कैप है, एक्सिस का मिड कैप है, मिरा एसेट का लार्ज कैप भी है, ICICI बैफ भी है, HDFC फोकस फंड भी है। करंट वैल्यूएशन इनके पोर्टफोलियो की 14 लाख बता रहे हैं। 10 साल तक इनको इन्वेस्ट करना है और 10 साल में इनको चाहिए 1.5 करोड़ रुपए। तो पोर्टफोलियो को तो आप रिव्यू कीजिए और साथ ही कहाँ निवेश रोककर बदलना चाहिए उसकी भी सलाह इन्हें दीजिए। बिल्कुल, कविता जी, इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, काफ़ी अच्छे फंड्स का चुनाव कर रखा है। लेकिन कहीं न कहीं 2 कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिसमें ओवरलैप है, सिमिलर कैटेगरीज़ के 2 फंड हैं। अगर हम देखें तो 2 मिड कैप फंड हैं और 2 फोकस्ड फंड हैं। तो मेरे हिसाब से इसको हम दूसरी डिफरेंट कैटेगरीज़ में ले जा सकते हैं ताकि एक और बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन मिले। सेम कैटेगरी का कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो थोड़ा-सा जो बदलाव है मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि जो एसबीआई फोकस्ड फंड है और इनके पास एचडीएफसी का फोकस फंड भी है, तो एक फंड से निकल सकते हैं मेरे हिसाब से। एसबीआई फोकस फंड से स्विच करके एसबीआई के ही कॉन्ट्रा फंड में जा सकते हैं, जो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल है और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड है। तो एक डिफरेंट स्टाइल भी हो जाएगा और एक डाइवर्सिफिकेशन के लहजे से भी काफी अच्छा हो जाएगा। जो 2 मिड कैप फंड है, मेरे हिसाब से उससे भी एक फंड से निकला जा सकता है। एक्सिस मिड कैप फंड से निकलकर कोशिश कर सकते हैं वो एसआईपी दूसरे एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड में जा सकते हैं जो कि सिमिलर कैटेगरी का है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा-सा बदलाव इनको करना है। एचएसबीसी का मिड कैप है कविता जी इनके पास, तो एक्सिस से निकलकर एचएसबीसी के मिड कैप फंड में वो एसआईपी को ऐड कर दीजिए, तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। और एक इनके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड है। 10 साल की रणनीति है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इस फंड की अभी आवश्यकता नहीं है और एसआईपी इसको रोक सकते हैं। ये एसआईपी जो है एक फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर लार्ज कैप फंड में ऐड ऑन कर दे तो काफी बेहतर रहेगा। तो बस ये थोड़े से बदलाव करने हैं। जहां तक कि गोल का सवाल है, लक्ष्य का सवाल है, 17,700 रुपए की एसआईपी आप कर रहे हैं, 12% का सीएजीआर लेके चले तो 10 वर्ष में केवल 40 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। और गोल थोड़ा सा एम्बिशियस है। अगर हम देखें तो 14 लाख का इन्होंने कॉर्पस जनरेट भी किया हुआ है। तो अगर वो भी निवेशित रहता है 10 वर्ष के लिए, तो ये भी करीब करीब 43 लाख रुपए बन जाते हैं। तो 84-85 लाख रुपए तो यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। अब बाकी के लिए जो 66 लाख का गैप है, क्योंकि 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, तो आपको करना है स्टेप अप अपनी एसआईपी में। तो करीब करीब 24-25% का स्टेप अप आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये गोल आपके जो अवधि है वो भी 10 वर्ष की है, तो थोड़ा सा एम्बिशियस है। या तो अपनी अवधि को इंक्रीज करें या फिर एसआईपी को जितना इंक्रीज कर सकते हैं बेटर रहेगा, तभी आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे समझनी है आपसे, क्योंकि हम दर्शकों को और निवेशकों को फंड से निकलने की सलाह देते हैं, स्कीम्स बदलने की सलाह देते हैं। अब जब ऐसे में जब वो इन्वेस्ट कर रहे हो और बीच में अगर किसी स्कीम से निकलना हो तो किस तरह से वो बदलाव करने चाहिए, घाटा कितना होगा और बचत कहाँ पर हो सकती है पैसों की? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कविता जी, क्योंकि बहुत सारे निवेशक कन्फ्यूज़ होते हैं कि मेरे को स्विच करने के लिए बोल दिया, अब क्या करें? तो हम ज़्यादातर ये सलाह देते हैं कि आप ये वाली एसआईपी को स्टॉप कर दें और नए फंड जो आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं, उसमें शुरुआत करें। अब जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है पुरानी फंड में, उसको कोशिश करें 1 साल तक का पैसा वेट करें, पेशेंस रखें कि इमीडिएटली स्विच करेंगे, तो आपको एग्ज़िट लोड देना पड़ सकता है, जो कि 1% के आसपास होता है। तो जो पैसा 1 साल से पुराना है, उसको तो आप रिडम्पशन कर सकते हैं और एक्जिस्टिंग फंड्स में ही निवेश करें। और जो पैसा भी 1 साल से कम है, तो कोशिश करें पहले उसको 1 साल हो जाने दें या फिर चेक कर लें कि उसमें एग्जिट लोड कितना है। अगर एग्जिट लोड नहीं है, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। दूसरा, जब आप रिडम्पशन करते हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। अगर 1 साल से ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 1 साल से कम है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इसको भी आप नज़र रखें कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कभी ना कभी तो देना है और 1.25 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो 1.25 लाख से ऊपर है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आगे चल के आपको ये टैक्स देना है 12.5% का, जो भी आपका गेन है। प्रिंसिपल पे कोई टैक्स नहीं देना होता। तो इन चीजों को अगर आप नजर रखें और उसके बाद एग्जिट करें तो बेहतर है। चलिए, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि एक तो बहुत ज़रूरी है कि आप 1 साल का समय कम से कम इस स्कीम में आप किसी भी स्कीम में दें और उसके बाद जब आप बदलाव भी कर रहे हो। अच्छा, विद इन द एएमसी बदलाव करना आसान होता है कि
मुश्किल भी हो सकता है ये एक ही एएमसी के अंदर आप स्कीम्स बदल रहे हैं? बिल्कुल, कविता जी थोड़ा-सा कन्वीनिएंट होता है कि क्योंकि आप वहीं हाँ। से एसटीपी भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि रिडम्पशन नहीं माना जाएगा। तो टैक्स जो लगना है वो बिल्कुल पूरा उतना ही लगेगा, चाहे आप विदिन एएमसी कर रहे हैं या फिर किसी डिफरेंट एएमसी में कर रहे हैं, तो उसको रिडम्पशन ही माना जाएगा। तो जो टैक्स के मैंने अभी आपको नियम बताए, वो उसपे पूरे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। कन्वीनिएंट हो सकता है क्योंकि आप विदिन एएमसी में स्विच कर रहे हैं या एसटीपी कर रहे हैं, वो अवश्य हो सकता है। बट जो नुकसान है या टैक्सेस है वो आपको पूरे भरने पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब क्या फ़र्क होता है? किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए रेगुलर स्कीम में निवेश कर रहे हो तब क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, कविता जी ये सवाल भी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। डायरेक्ट में आपका जो एडवाइज़र है सलाहकार नहीं है। तो कहीं न कहीं जो आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा-सा कम होता है। ये उन्हीं लोगों के लिए उचित है जो डू इट योरसेल्फ जैसे कस्टमर्स हैं, जो मार्केट के उतार-चढ़ाव को समझते हैं, फंड्स के डिटेल्स को समझते हैं, अपना पोर्टफोलियो खुद बना सकते हैं। तब तो आप डायरेक्ट में जाइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि भई कई बार ऐसी गलती करते हैं बहुत सारे डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की जब एक तरीके के फंड चल रहे होते हैं, सारे फंड्स उसी तरीके के ले लेते हैं। जैसे कुछ साल पहले मैंने देखा था कि स्मॉल कैप में निवेश करे जा रहे हैं या फिर डिफेंस में निवेश करे जा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए बाजार म्यूचुअल फंड्स तभी आप डायरेक्ट जाएँ, अदरवाइज़ एक सलाहकार की अवश्य हेल्प लें। तो वो आपको गाइड करता रहेगा कि कौन से फंड लेने हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन से हैं। लेकिन यहाँ पे आपको उसकी सलाह के लिए, उसकी रिसर्च के लिए थोड़ा-सा एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो कहीं हो सकता है 70 पैसे है, तो यहाँ पे हो सकता है ₹1.10 हो, तो 30-40 पैसे आपको शायद ज़्यादा देने पड़े। तो ये थोड़ा-सा एक्सपेंस रेशियो में फ़र्क है। लेकिन डायरेक्ट से निकल कर अगर आप रेगुलर में जाएँगे, तो भी वो रिडम्पशन माना जाता है। ऐसा नहीं है कि चाहे सेम फंड में जा रहे हैं, अगर आपने डायरेक्ट से रेगुलर में भी गए, तो भी आपको उतना ही कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ऑलराइट, चलिए इसी के साथ अब एक आखिरी सवाल भी ले लेते हैं हम शो का। और ये जो सवाल है ये अंकित वर्मा का है। विश्वजीत जी, कौन स्मॉल कैप 3,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया एलएसएस टैक्स सेवर है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है और इन सब फंड्स में मंथली एसआईपी इनकी चल रही है 15 साल के लिए। और क्या चेंजेस करने होंगे, 10% स्टेप अप भी करेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम इनका फंड देखें, पोर्टफोलियो देखें कविता जी, तो 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो एक क्वांट का स्मॉल कैप फंड है जो ₹3000 जहाँ निवेश कर रहे हैं और बंधन का स्मॉल कैप भी है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक स्मॉल कैप फंड पर्याप्त है। अब ये ज़्यादा फंड्स भी नहीं है, 3-4 फंड्स हैं और ज़्यादा बड़ी एसआईपी भी हम नहीं कर रहे। तो 2 स्मॉल कैप फंड्स की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा रिस्की भी हो सकता है पोर्टफोलियो। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को रोक सकते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो एक लार्ज कैप फंड मिसिंग है या फिर कोई फ्लेक्सी कैप फंड नज़र नहीं आता है। तो ये ₹3000 की जो एसआईपी है, या तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज कैप फंड में शुरुआत कर दें एसआईपी या फिर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, ताकि एक लार्ज कैप का एक्सपोज़र भी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, तो आपको देखना है अंकित वर्मा जी कि आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो आप ईएलएसएस कंटिन्यू करें, अगर न्यू टैक्स रिजीम जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, वहाँ पे शायद ईएलएसएस का कोई ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये एसआईपी आप रोक सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली 3 साल का लॉक इन पीरियड भी रहता है, तो कभी आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो आप निकाल नहीं पाएँगे। तो इसकी जगह आप ये पैसा जो है एक्जिस्टिंग फंड्स में ही ऐड ऑन कर दीजिए, ताकि आप इस फंड से निकल कर दूसरे फंड में आ जाएँ, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हैं। बाकी जो 2 फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप दोनों ही अच्छे फंड हैं, उसमें निवेशित रहें। और जो गोल है, इन्होंने बताया नहीं है कि अपनी अवधि ज़रूर बताई है। अगर हम 6000 की एसआईपी देखें कविता जी 12% के सीएजीआर के हिसाब से, तो ये 28 लाख रुपए बनते हैं। वहीं पर अगर ये 10% का स्टेप अप करते हैं जो इन्होंने बताया है, तो ये करीब-करीब 52 लाख रुपए 15 वर्ष में एक कॉर्पस बना सकते हैं। तो वही जितना स्टेप अप करें उतना अच्छा है, ताकि एक बड़ा कॉर्पस आप बना पाएँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अंकित जी। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला हम यहीं थामते हैं। आप जुड़े हमारे साथ सर, और आपने दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एसबीआई भारत निवेश हमारी बेहद खास पेशकश इस छोटे से ब्रेक के बाद।